हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो मॉडल नंबर 6 है यूपी टेट की दृष्टि से देखें तो आपका जो बुद्धि चैप्टर है उसमें से जितने प्रश्न बने हैं इसमें हम लेके आए हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से देखिए क्योंकि इस चैप्टर से जो है बार बार प्रश्न देखने को मिलते हैं यूपी टेट सी टेट में। तो देखिए, हम देखते हैं पहला प्रश्न। आप पहला प्रश्न देखेंगे इस प्रकार: किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसकी सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उसकी बुद्धि कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, आप एक कक्षा 7 के कक्षाध्यापक हैं। आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं। आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है। तो रमा और अशोक हैं तो वह प्रतिभाशाली छात्र माने जाएंगे। इसके बाद आपके तीसरा प्रश्न है आपका: बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि क्या है? तो इसका आपका जो सूत्र है, जो आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है आपका, आप उसको मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु यानी कि वास्तविक आयु गुणे 100। इस प्रकार से हम देखेंगे। आपका चारवां प्रश्न है, आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं। आपकी कक्षा में सुरेश नाम का लड़का है जिसकी आयु 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी जो बुद्धि लब्धि है वह आप इस सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो वह उसकी वह 120 हमें प्राप्त हो जाएगी। हम देखेंगे आपका पांचवा प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है जो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का जो स्वरूप होगा वह औसत से अधिक होगा। आपकी कक्षा में 60 बच्चे हैं जिनमें से 10 बच्चों का बुद्धि लब्धि 70 से कम है तथा आप छात्र किस समूह में रखेंगे? तो वह क्षीण बुद्धि वाले समूह में रखे जाएंगे। हम देखेंगे सातवां प्रश्न, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। आपकी कक्षा का एक छात्र राजन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्य आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ है कि वह एक आयामी बुद्धि लब्धि वाला छात्र है, बुद्धि वाला छात्र है। इसी प्रकार हम देखेंगे आपका नौवां प्रश्न, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने अनुभव के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं कई प्रकार के कौशलों में। बहुआयामी का मतलब एक से अधिक, मतलब कि उनमें जो खेलना और पढ़ाई करना और इस प्रकार के एक से अधिक जो उस कौशलों में रुचि होती है उनकी। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया था? तो किसने किया था? स्टर्न ने। क्रिस्टाइज्ड संबंधित हैं, यह संबंधित हैं आप अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता पर। हम देखेंगे आपका 12वां प्रश्न, बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक स्टर्न एवं जॉनसन को माना जाता है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है? तो 2 से 14 वर्ष। किसी छात्र में किशोरावस्था के बाद तीव्र विकास होता है अमूर्त चिंतन संबंधी एकताओं का। बुद्धि से संबंधित गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार मानसिक प्रक्रिया में आधारभूत आयाम क्या हैं? संक्रिया, सूचना, उत्पाद, सभी। किसी छात्र में आयु की विभिन्न अवस्थाओं में उस छात्र का बौद्धिक विकास हमेशा असमान रहता है। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है। बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? तो बिने को कहा जाता है। और बुद्धि का प्रकार नहीं है मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और ये सब है। मानसिक बुद्धि इसका प्रकार नहीं है। हम देखेंगे आपका 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उक्त बुद्धि, यह जो है आपकी परिभाषा नहीं है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही माना जाता है? सही नहीं है। तो बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, यह जो दृष्टिकोण सही नहीं है।
एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? छात्रों की बुद्धि में अंतर। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो उपरोक्त कथनों के सभी परीक्षणों के महत्व से पता चलता है। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये है, उपरोक्त सभी शिक्षा जगत में बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग उदाहरण है। यानी कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना, जो फिर बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। देखें कि 26वां प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार को बचना चाहिए? तो परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले छात्रों को चयन कर उन्हें कठिन कार्य से रोकना चाहिए। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की परिभाषा किसने दी? यह कॉल्विन ने दी। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का सिद्धांत के अनुरूप है? तो बुद्धि कई तत्वों का समूह है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म एकता निहित होती है। यह थॉर्नडाइक का कथन है। देखिए, जो आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसका आखिरी प्रश्न है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने एवं उनके साथी साइमन ने बुद्धि के मापन के आधार के लिए किसे सर्वाधिक उपयुक्त पाया? तो बच्चों के निर्णय, स्मृति, तर्क एवं आंकिक जैसे मानसिक कार्यों को उपयुक्त पाया। इसी प्रकार हमारे जो मॉडल पेपर 6 है वो है समाप्त होता है। और इसी प्रकार के जो यूपी टेट और डीएलएड सीटेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब अपना ध्यान रखिए।